एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बट इंग्लिश मीडियम क्लासेस। अगर आप भी देने वाले हैं मैट्रिक एग्ज़ाम और आपका भी मीडियम है इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ही सही जगह हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हमने पार्ट 1 में हाफ से ज़्यादा कंप्लीट करा दिया है एंड हाफ अभी बचे हुए हैं। तो सो जल्दी से इसको समझते हैं। एंड अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पार्ट 1 देख कर आइए एंड पार्ट 2 अभी पढ़ ले, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि नेशनलिज्म का मतलब भी क्या होता है, यूरोप का मतलब भी क्या है, इसमें दोनों मिलाकर क्या होगा। सो ये चीज़ें मैंने बताई है और चैप्टर का रोड मैप भी मैंने बताया। सो प्लीज़ पार्ट 1 में ज़रूर से देख लिया अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए हम पार्ट 2 की तरफ यानी आगे वाले जो भी टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सो आने वाली टॉपिक ये है कि देखो ये अभी मैंने क्या किया था कि मैंने वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया था यहाँ पर, बट एट द मोमेंट एट अ एरर पूरा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। लगभग आधे से 45 मिनट की वीडियो थी शायद, हाँ ठीक है, यहाँ से जो भी बच्चे बचे। बट एज अ एरर ऐसा हुआ कि मतलब अभी माइक मेरा चार्ज में है तो मैंने सोचा चार्ज होने देते हैं, अभी टाइम है तो विदाउट माइक का बनाते हैं, ठीक है। तो ये सोच के मैंने माइक में चार्ज लगाया और विदाउट माइक का वीडियो बनाने लगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बनाया मैंने, अच्छे से आवाज़ गया। जब सेव करने का टाइम आया तो वो फाइल उड़ गया, मतलब सेव ही नहीं हुआ गैलरी में। अब पता नहीं क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन था एज ए सीन, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन था, येलो वाली सारी चीज़ें मैंने चेक की थी, बट एट अ टाइम सेव नहीं हुआ था। सो ये जो मैंने बनाया ना ये मैं पढ़ा दी थी। सो चलो अब पढ़ाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्टर इमानुएल एंड काउंट काबूर। अब विक्टर इमानुएल और काउंट काबूर के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। तो देखो विक्टर इमानुएल कौन था, तो विक्टर इमानुएल शासक था, कहाँ का, सडेना और पिडमांडू का। कहाँ का, सडेना और पिडमांडू, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। विक्टर इमानुएल बिकम रूलर ऑफ सडेना पिडमांडू इन 1849 में वो बना था, ठीक है। ये मैंने बताया वहाँ का शासक बना। विक्टर इमानुएल ने बनने के बाद उसने 1852, ठीक है, 1852 यानी 3 साल बाद उसने क्या किया, काउंट काबूर को क्या किया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसको, काउंट काबूर को, ठीक है। ये चीज़ें अच्छी क्लियर हुई। आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि मेजनी को बताया, ठीक है, ये कौन है। तो ये पहले आ गए तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजनी कौन, तो मेजनी का जन्म जो हुआ था जेनेवा में हुआ था 1805 में, ठीक है। मेजनी को हम लोग मसीहा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए मसीहा थे। ये बहुत ज़्यादा मेहनती एक्टिविस्ट थे, एक राइटर थे, लेखक थे और रिपब्लिकन आइडियाज सपोर्टर भी थे। कौन थे मेजनी, ये थे, ठीक है। ये चाहते थे कि इटली का यूनिफाई हो, मतलब एकता हो अपनी आर्मी के थ्रू। मेजनी ने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए और उन्होंने एक सिविल मूवमेंट भी स्टार्ट कराया, कब, 1813 को। और मेजनी ने एक यंग यूरोप की यंग इटली भी फाउंड किया 1831 में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 1859 से और 1816 में जो वॉर हुआ था, एक वॉर हुआ था किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और पिडमांडो के बीच में, ठीक है। फ्रांस सेंड इट्स आर्मी इन सपोर्ट ऑफ इटली इन द वॉर। अब यहाँ पर जो वॉर हुआ था ना इटली के और फ्रांस के बीच में, पिडमांडो के बीच में, ठीक है। तो फ्रांस ने अपनी क्या भेज दिया, आर्मी भेज दी। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से हार गया। द वॉर वॉज स्टिल गोइंग ऑन व्हेन फ्रांस सडनली सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। अब यहाँ पर कि जब वो वॉर ख़त्म भी हो गया तभी भी मतलब क्या हुआ था ना कि वॉर चल रहा था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि काउंट काबूर यहाँ क्या करता है। अब मैं यहाँ बताती हूँ काउंट काबूर साहब क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी आर्मी भेजते हैं। क्या भेजते हैं, आर्मी भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, तो वो भेजते हैं कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उनमें के साथ में अपनी आर्मी भेजते हैं। किसके सपोर्ट में, फ्रांस के सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में, फ्रांस के सपोर्ट में। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो चाहते थे कि जब आगे जाकर मैं कोई मुसीबत में पड़ूँ, मैं कोई प्रॉब्लम में पड़ूँ, मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो वो आगे वाला बंदा जिसको मैंने बिना मांगे हेल्प की थी वो भी आके मेरी हेल्प करे। ये सोचकर इसने, मतलब काउंट काबूर बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था, इसने ये सोच कर इसे क्या किया, हेल्प किया, ठीक है। ये क्लियर हुआ, हेल्प किया। तो अब देखो ये सोचें, फ्रांस साहब ने सोचा कि भाई साहब कुछ भी कहो
काउंट काबूर जो है बहुत बढ़िया आदमी है, इसने बिना मांगे ये हेल्प किया। ये चीज़ें इसके लिए क्या हुआ, कॉस्टली यानी महंगा पड़ेगी। किसके लिए, फ्रांस साहब के लिए। फ्रांस ने ये नहीं सोचा था कि एप्रोटरी इटली जो है ना यूनाइटेड होगा, ठीक है। ये क्यों कर रहा था, तो इटली यूनाइटेड, ठीक है, होने के लिए। आफ्टर विड्रॉइंग द वॉर को विड्रॉ करने के बाद नेपोलियन थर्ड क्या किए, एग्री हुए, किस लिए, तो पेसिफाई ऑस्ट्रेलिया और पिडमांडू के लिए एक सिग्नेचर कराने के लिए, एग्रीमेंट कराने के लिए। तो इस टाइम क्या होता है कि काउंट काबूर ने हेल्प किया, ठीक है, किसको, फ्रांस को। कौन सी वॉर में, क्रिमिनल वॉर में, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। इन 1856 में एक प्रशा में ट्रीटी हुआ था, साइन हुआ, जिसमें पिटमांटू को भी इनवाइट किया गया था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच के साथ, इन विच काउंट काबूर भी डिक्लेयर हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया इंटरवेंशन इलीगल पाया गया। ड्यू टू दिस अटेंशन ऑफ द होल यूरोप टर्न आउट इटली। अब पूरा यूरोप किस में बदल गया, इटली में बदल गया, और यही मजबूती डिप्लोमेसी क्या हुई, काउंट काबूर को प्रॉब्लम ऑफ इटली ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पूरे यूरोप को बना दिया। एंड एट द सेम टाइम एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है नेपोलियन थर्ड, प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम मिलिट्री की हेल्प करेंगे, जब भी उन्हें इटली के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम मिलिट्री भेजेंगे अपनी। समझ में आया ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, मैं आगे बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंट काबू था वो फोकस्ड किस पे कर रहा था, अपने सरडिनिया और पिडमांडू को डेवलपमेंट कराने के लिए, ठीक है। उनके पूरे एफर्ट लगा दिए थे, उसके एफर्ट्स की वजह से ही वो एक पावरफुल स्टेट बन सका। काबूर एक बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था, वाइस मैन था, हु न्यू डैट फ्रांस हेल्प वॉज नीडेड टू रिमूव ऑस्ट्रेलियन इंटरफेरेंस फ्रॉम इटली नेशन इटली। तो कहने का मतलब है कि वो जानता था कि फ्रांस को मदद की अभी ज़रूरत है इटली को हराने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो मैं अभी हेल्प कर देता हूँ, बाद में वो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि इन 1853 के बाद और 1854 में काउंट काबूर यूरोपनाइज्ड द इटालियन प्रॉब्लम बाय सेंडिंग ट्रॉप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस एंड द क्रिमिनल। वही बात यहाँ पर फिर से कही जा रही है कि यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में और फ्रांस के सपोर्ट में क्रिमिनल वॉर में काउंट काबूर ने अपनी सारी यूरोपियन इटालियन को भेजा, ठीक है। बस इतना समझो। नेक्स्ट बात करेंगे, इटली फाइनली वीकेंड, मतलब अब इटली यहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। एंड ट्रीटी ऑफ जोसा वॉज साइंड हो गया इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। द रीजन्स ऑफ लम्बोडिया वॉज गिवन टू पिडमांडू को दे दिया गया। उसके बाद से कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विनिका जो थे, विनीशियस जो थे, ये जगह जो क्या था, ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद से नाइशी एंड द प्रोविंस ऑफ सर्विसेज वर गिवन टू दी, किसको दे दिया गया, फ्रांस को। आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम द वॉर को विड्रॉ करने के बाद काउंट काबूर लीव्ड द फ्रांस प्रेसिडेंट नेपोलियन थर्ड विथ हिज टेररिस्ट ऑफ नाइशी ऑफ नाइशी एंड सेविला एंड टू कैन एसी। सो ये चीज़ें हुई, उसके बाद से उन्होंने ये वॉर को क्या किया, इनएक्टिव कर दिया। इस दैट क्लियर। देन बात करते हैं, बट इन रिटर्न नेपोलियन थर्ड को अपनी जो है ले डाउन करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा झुकना पड़ा, और उसकी कंडीशन को रेफरेंडम करना पड़ा, हेल्ड इन द स्टेट दैट वाज टू बी मर्ज, मतलब कि वो स्टेट को मर्ज करेंगे। इन 1859 और 1816 में ये वॉर किसके बीच में टूटा, ऑस्ट्रेलिया और पिडमांडू के बीच में। ये वॉर किसके, फ्रांस ने अपनी आर्मी को भेजा, किसके सपोर्ट में, इटली के सपोर्ट में, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरीके से हार गया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें रिपीटेड है। मैंने जब वीडियो बनाया था तभी भी देखो ये चीज़ें रिपीटेड है। द वॉर वाज गोइंग ऑन सडनली, यहाँ पर देखो दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गैरीबाल्डी का कंट्रीब्यूशन के बीच में। तो गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था 1807 में, और ये एक सेलर थे प्रोफेशन से, और मेजनी के सपोर्टर थे। इनका संगठन बना था रेड शर्ट के नाम से, ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से बना था। किसकी लीडरशिप के अंडर, इनकी लीडरशिप के अंडर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से बात करें, गैरीबाल्डी ने एक ट्रीटी विथ द इटालियन रूलर वेक्टर में साइन किया था रिगार्डिंग द कॉन्क्रीटेड टेरिटरी ऑफ सॉदर्न इटली। अल्टीमेटली बाई 1816 और 1861 में काबू जो है प्रिंसिपलिटी ऑफ सेंट्रल इटली सच एज पार्मा, पोडिशिया एंड टस्कन, ये सारी कंडक्टिविटी रिफॉर्मेंट करने लगा। ये चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काउंट काबूर कौन था। काउंट काबूर का जन्म हुआ था काउंट काबूर जो था 1810 और 1861 का प्राइम मिनिस्टर था। पिडमांडू और सरडीना का और किसने बनाया था, तो विक्टर इमानुएल ने बनाया था। और ये पूरी तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली को क्या कर रहा था, लीडिंग कर रहा था। और इसने ये कंसीडर किया था कि ये फादर है मॉडर्न इटली के, क्या है, फाउंडिंग फादर है। काबूर यूज्ड हिज डिप्लोमेटिक स्किल
टू सिक्योर फ्रांस। यहाँ पर मैं बात करूँगी वो अपने चालाक अपने बुद्धि से उसने पूरी तरीके से क्या किया, ये चीज़ें सिक्योर किया कि यूनिफिकेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से अच्छे से किया कि अपने डिप्लोमेटिक स्किल से कैसे कि उसने फ्रांस को सपोर्ट किया, उसके बदले फ्रांस ने उसे सपोर्ट किया। यही चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई। और उसकी वजह से काबूल की डेथ हो गई थी 1861 में। कब हुई थी, तो ये इटली के किंगडम ऑफ इटली जब पूरी तरीके से क्या हो गया था, प्रोक्लेम्ड हो गया था, उसके बाद से कुछ महीने बाद इनका डेथ हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद से डेथ ऑफ काउंट काबूल की बात करेंगे तो ये चीज़ें हमने बता दिया कि पिडमांडो सिडेना वाज रीनेम्ड, इटली हो गया उनका, दोबारा से नाम हट के। उसकी वजह से नाउ ओनली 2 इटालियन स्टेट बचा था, एक वेनिसी और एक रोमी। ठीक है, अब 1866 में दो बैटल हुए थे। देखना यहाँ पर 2 बैटल का नाम बहुत ज़्यादा इन्हीं की वजह से यूनिफिकेशन हो गया। एक बैटल ऑफ सेडोवा, एक बैटल ऑफ सेडोन। ठीक है, जो कि प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था वो सेडोन हुआ था, और जो प्रसा ऑफ फ्रांस के बीच में हुआ था वो सेडोन हुआ था। ठीक है, इटली किसके सपोर्ट में था, इटली प्रसा के सपोर्ट में था। अक्वायर्ड रोमी दस द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कम्प्लीट। इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर बात करने वाले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली सिमिलर प्रोसेस वर गोइंग ऑन दिस जर्मन, मतलब कि जिस टाइम यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है उस टाइम ये सिमिलर प्रोसेस जा रहे थे। हिंस उस टाइम ही बहुत दोनों कंट्री वॉज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट क्या हुआ था, कंट्रीज डेवलप्ड कर चुके थे, यूनिफिकेशन हो चुके थे। जर्मनी को 300 छोटे स्टेट में बांटा गया और कुछ बड़े स्टेट में बांटा गया, और इस तरीके से इसमें से क्या था, प्रसव जो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट था, इनफैक्ट जो क्रेडिट जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, क्योंकि उन्होंने जर्मन टेरिटरीज को क्या किया था, ये किया था, मर्ज किया था 1806 में, और उन्होंने एक राइन स्टेट यूनियन नाम के 39 स्टेट को क्रिएट किया और उसकी वजह से फॉर्म बनाया। उसकी वजह से उन लोगों के अंदर जर्मन नेशनलिज्म स्टार्ट आना शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं टू अकोर। ठीक है, टेरिटरीज अंडर ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल के बाद ऑस्ट्रेलियन के कंट्रोल में आ गया। बिस्मार्क ने एक ट्रीटी ऑफ न्यूट्रलिटी को साइन किया फ्रांस के साथ और ट्रीटी ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन इटली के साथ में। ठीक है, इन्फ्लेक्टेड ऑफ क्रॉसिंग डिफेट ऑन ऑस्ट्रेलिया जब हार गया इन द बैटल ऑफ सेडोन इन 1866 में। ठीक है, 1866 में बैटल ऑफ सेडोन हुआ था। ठीक है, जब हार गया, ठीक है, कंप्लीटिंग 2/3 ऑफ द टास्क, मतलब कि उस टाइम क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आधा टास्क कंप्लीट हो चुका था, और बिस्मार्क जो डिफीटेड द फ्रांस एट द बैटल ऑफ यूक्लिस ऑन 19 जून 1817 को, जो बिस्मार्क है वो हार गया, मतलब फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले हैं इन हेंस, अगर बात करें 10 मई 1871 को जो पूरी तरीके से शांति स्टेबल्स हुई दोनों नेशन के बीच में, उसकी वजह से ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हुआ। 1871 में जर्मन ने खुद को पॉलिटिकल मैप में पाया, किस तरीके से, एक सुपर पावर एंड यूनिफाइड नेशन के नाम से। ठीक है, उसके बाद से ग्रीस के बारे में कुछ चीज़ें जान रहे थे। ग्रीस का नेम प्रेजेंट क्या है, ग्रीस है, ग्रीक का नेम प्रेजेंट में ग्रीस है, और ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट कंट्री है। सिविलाइजेशन यूरोप से, ग्रीस से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से बात करेंगे 1453 AD में ये कॉन्स्टेनोपाइल, आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेनोपाइल किसके अंडर में आ गया, ग्रीस टर्किश एम्पायर के अंदर में। ड्यूरिंग रीजन्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के रीजन्स के बाद में बात करेंगे। नेशनलिज्म स्प्रीड हुआ पूरी तरीके से ग्रीस में। उसके बाद से क्या हुआ, वीना कांग्रेस 1815 में एफर्ट्स आए। उसके बाद से देन बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे फिर से ऑर्गेनिज्म बने, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस बने, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशंस बने, स्टार्टेड बिंग स्टेबल्स। उसके बाद से धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस स्टेबल्स होना शुरू होगा। द मोस्ट प्रोमेंट ऑफ विच वाज हेटोरा फील्ड, विच जो उसके मेंबरशिप थे 2 लाख से ज़्यादा भी थे। ठीक है, मोर देन 2 लाख। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे इन 1829 में ग्रीक रिवोल्ट बिगेन अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप के अंदर में आ गया, अलेक्जेंडर चिप्सलैंड, बट द ग्रीक्स डिड नॉट अचीव एनी सिग्निफाइड सक्सेस, उसको नहीं मिल पाया। उसके बाद से 1827 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, उसकी वजह से रेटिफाइड ग्रीक इंडिपेंडेंस के नाम में। उसकी वजह से उन्होंने क्या कहता है, ज्वाइंट एक्शन लिया था, किसके खिलाफ में, टर्की के खिलाफ में। उसके रिजल्ट में क्या है, ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपल वॉज साइन, मतलब वहाँ के रिजल्ट में एड्रिनोपल ट्रीटी साइन किया गया 1829 में, और टर्की ग्रांटेड इंडिपेंडेंस हो गया ग्रीस से। बट सोवरेनिटी ग्रीस स्टील, मतलब अभी भी ग्रीस टर्की के अंडर में था थोड़ा बहुत। ठीक है, सोवरेनिटी में
द ग्रीक ने ये ट्रीटी को रिजेक्ट किया और कंटिन्यू अपना स्ट्रगल को किया। उसके बाद से अल्टीमेटली ग्रीक ग्रांटेड इंडिपेंडेंट हो गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में वो पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। और ऑटो दी बेबरॉन एम्पायर जो बने थे, पहले एम्पायर इंडिपेंडेंट ग्रीस के बने थे। ठीक है, सो यहाँ तक था। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट